हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिक मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। पीपीई का जो मैंने सोल्व करवाए थे उसी पेपर में से सब आए। तो मैं आपके लिए एसपीपी का पेपर लाया जो शिक्षा के सामाजिक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं जिसे हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं सोशियो फिलोसफी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो ये भी 75 का मार्क्स है। तो ये 2016 का पेपर मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि जो कल का पेपर है वो भी 2016 से ज़्यादा पूछा गया है। 7-8 क्वेश्चन उसी में से आ गए हैं, 6-7 क्वेश्चन। तो इसलिए मैं इसको डिस्कस करता हूँ। मैंने प्रॉपर आपके लिए सोल्व किया अच्छे से। तो हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इसमें पहले पूछा है शिक्षा और दर्शन से क्या अभिप्राय है। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पक्ष है। मतलब पहले आपको दोनों की डेफिनेशन बनाई है 3 नंबर में, फिर 3 नंबर में आपको इन दोनों के पक्ष बताने हैं, फिर इन कथन को स्पष्ट करते हुए ये बताना अलग से। शिक्षा अलग बतानी है 3 नंबर में, और दर्शन अलग बताना, तब आपको 3-3 मिलेंगे। और 4 नंबर में आपको एक दूसरे के पक्ष सिक्के हैं वो बताने हैं आपको। फिर किन्हीं शिक्षा के किन्हीं 5 सिद्धांतों और उद्देश्यों पर चर्चा की, ये आपको लिखना है इसमें। फिर ये आपके ये और क्वेश्चन हो गए बहुसंस्कृतिवाद की शैक्षिक निर्दर। तो ये आपके सारे क्वेश्चन पेपर हो गए। मैं आपको सीधा आंसर पे आता हूँ कि हमें इसका आंसर लिखना कैसे है। और यही क्वेश्चन आपको पेपर में आंसर लिख के आना है जो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो ये मेरा पेपर आता है जो मैंने सोल्व करा है लिख के। शिक्षा के मनो सामाजिक सिद्धांत परिवेश का पहला क्वेश्चन है, शिक्षा और दर्शन से आपका क्या अभिप्राय है। और दर्शन, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, कथन को स्पष्ट कीजिए। 3 3 और 4 नंबर का पूछा है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या बताओगे, शिक्षा के बारे में बताओगे कि शिक्षा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। लैटिन भाषा एडुकेटम से बना हुआ है जिसमें ई का अंदर और ड्यूकी का आगे बढ़ना है, मतलब अंदर से आगे बढ़ाने की, जो इसका अर्थ निकला बच्चों की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना ही शिक्षा है। अब इसका संकुचित अर्थ देखोगे तो विद्यालय की शिक्षा को बोलते हैं, और व्यापक अर्थ बोलोगे तो जीवन भर की शिक्षा। मतलब दो तरीके से हम शिक्षा का अर्थ निकालते हैं, संकुचित जो हम विद्यालय में सीखते हैं, और व्यापक शिक्षा जो हम पूरे जीवन भर में सीखते हैं। अब हमारा दर्शन आता है। दर्शन को भी आप डिफाइन करोगे तो लिखोगे दर्शन दृश्य धातु से बना है जिसका अर्थ है देखना या विजन। अंग्रेजी शब्द फिलोसफी से बना है। फिलोसफी का अर्थ है प्रेम, और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, मतलब ज्ञान के प्रति हमें प्रेम करना। और कुछ लोग कहते हैं उस अमूर्त चिंतन से है जिसके द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलना, जीव जगत जन्म मृत्यु दर प्रकृति आदि रहस्य की जानकारी प्राप्त की जाती है, उसी को दर्शन क्या है। शिक्षा दर्शन, शिक्षा दर्शन अब बताना है। दर्शन की वह शाखा है जिसमें शिक्षा की समस्याओं का समाधान उन समाधान हेतु किया जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया के स्वरूप निश्चित किए जाते हैं। दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है इसमें आपको लिखना है। दर्शन और शिक्षा के साथ पहले आपको उसने पूछा है ना 4 नंबर में संबंध, तो आपको पहले दर्शन के साथ शिक्षा, फिर शिक्षा के साथ दर्शन, जिसमें एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। मतलब अब दर्शन से शिक्षा की बात करें तो व्यापक और घनिष्ठ संबंध है। दोनों का उद्देश्य मानव जीवन का विकास करना। दर्शन शिक्षा पर निर्भर है, शिक्षा दर्शन पर निर्भर है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों एक साथ कार्य करते हैं, एक दूसरे के लिए साधन एक साध्य के रूप में आते हैं। और दर्शन और शिक्षा की बात करें, ये आपका क्या है कि मैंने बोला शिक्षा दर्शन के रूप में, और दर्शन और शिक्षा के रूप में आप ये लिख सकते हो। जब संबंध पूछा जाए ना तो ये लिखना आप, ये घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे के समझने वो करते हैं, संबंध पूछा जाए। जब पूछा जाए कि दोनों एक सिक्के के पहलू है, मतलब अलग अलग है, तो पहले आप एक का प्रभाव लिखोगे, दर्शन का शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव देखोगे तो शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक पक्ष है। महान शिक्षा शास्त्री दार्शनिक रहे हैं, शिक्षा दर्शन पर आधारित है। विभिन्न अंगों पर दर्शन का गहरा प्रभाव। अब शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आप लिखोगे इसमें, क्योंकि ये 10 मार्क्स का है तो बड़ा आपका जाएगा ही, कि शिक्षा दर्शन को जन्म देती है। इसमें शिक्षा का पूछा कि दर्शन पर क्या प्रभाव डाल रही है। शिक्षा दर्शन का विकास करती है, शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है, शिक्षा दर्शन द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति करती है, और शिक्षा दर्शन को गतिशील रखती है। तो ये आप शिक्षा का क्या, दर्शन पर शिक्षा का प्रभाव पड़ रहा है वो लिखना है। इसमें आपका दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ा वो लिखना है आपको। फिर इसमें जो मैंने बताया इसमें संबंध है कि दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध है, एक ही सिक्के के दो पहलू, तब ये लिखना है आपको। मैंने तीनों एक साथ इसलिए आपको बता दिए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा के किन्हीं 5 सिद्धांतों और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। अब देखो, शिक्षा के पहले उद्देश्य बताता हूँ कि व्यक्तित्व का विकास करना, व्यवसायिक कुशलता, व्यवहारिक शिक्षा, चरित्र विकास, समाजवादी समाज की स्थापना, और संस्कृति विकास। सिद्धांत क्या है,
करके सीखने का, प्रेरणा, रुचि का, निश्चित उद्देश्यों का, लोकतंत्र व्यवहार का, क्रियाओं का सिद्धांत। तो ये आपके सिद्धांत है, दो दो मार्क्स में पूछा है। तो आपको ना एक साथ बता सकते हो कि शिक्षा और सिद्धांत को लिख के सीधा एक ही बार में बता दें करके सी, या आप अलग अलग बता सकते हो। 5 शिक्षा के उद्देश्य बता दो, 5 आप सिद्धांत बता दो, दो दो मार्क्स में। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि संस्कृति की व्याख्या कीजिए, संस्कृति, विवेक तथा शिक्षा पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। मतलब संस्कृति क्या है, फिर दो है जो संस्कृति, विवेक तथा शिक्षा संस्कृति पर क्या प्रभाव डालते हैं, ये लिखना है आपको। पहले आपको डेफिनेशन बतानी है कि संस्कृति अंग्रेजी शब्द कल्चर है, लैटिन कल्चूरिया से अर्थ है कि कल्चूरिया से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है पोषण करना या उपजाना। यह पोषित की जाती है तथा स्वयं पनप जाती है, मतलब किसी के ऊपर स्वयं भी पनप जाती है और अलग से थोपा भी जाता है, पोषित की जाती है। संस्कृत का अर्थ है कि परिष्कृत करना, ये भी आपका लिखा हुआ है बुक में। संस्कृति का संबंध किसी भी ऐसे तत्व से जो मानव का परिष्कार कर सके। ओटेवे कहते हैं कि किसी समाज की संस्कृति से अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। तो आप एक वैज्ञानिक का डेफिनेशन भी लिख सकते हो इसमें। अब प्रकृति कैसी है संस्कृति की, संस्कृति अर्जिन गुण है, यह सामाजिक है। दूसरा, ये आदर्शात्मक है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। सामाजिक गुण विद्वान है, इसमें ये आपकी प्रकृति भी लिख सकते हो साथ साथ ऐड करके। अब संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव कैसे पड़ता है, देखो शिक्षा के उद्देश्य पर प्रभाव पड़ता है, शिक्षण विधियों पर प्रभाव पड़ता है, पाठ्यक्रम पर भी प्रभाव पड़ता है कि पाठ्यक्रम में संस्कृति ऐड हुई है नहीं, बहुत लोगों की संस्कृति ऐड होती है पुराने जो हम पूर्वज हैं। विद्यालय एवं शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, अनुशासन पर, शिक्षार्थी पर, इन सभी चीजों पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। और संस्कृति विभेद पर क्या पड़ता है, जैसे रहन सहन पे, हमारी जाति पर, भाषाएं पर, रीति रिवाज, संप्रदाय, इन पर भी संस्कृति विभेद पर प्रभाव पड़ता है। इस क्वेश्चन के आंसर ऐसे लिखना है हमें। अथवा में पूछा है कि मैंने सारे करवाए हैं अथवा वाले भी, क्योंकि या ऊपर वाला ना है नीचे वाला तो आ सकता है आपके पेपर में। बहुसंस्कृतिवाद क्या है, बहुसंस्कृतिवाद के शैक्षिक निहितार्थ पर चर्चा कीजिए। देखो मल्टीकल्चरिज्म, जिसमें हम बहुत एक से ज़्यादा संस्कृति की बात करते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा संस्कृति पाई जाती है, सभी धर्म तथा आधुनिक संस्कृति के अनेक तथ्यों को समाये हुए है और उनमें सम्मिश्रण से बनी है। विभिन्न जातीय संस्कृति की स्वीकृति देना या बढ़ावा देना ही बहुसंस्कृतिवाद है। संस्कृति विविधता का समर्थन करती है कि एक से ज़्यादा संस्कृति आती है इसमें। इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या है बहुसंस्कृतिवाद के, वास्तविक अस्तित्व का संरक्षण होता है, अभिव्यक्ति में उपयुक्त होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, अन्य संस्कृति का सम्मान व आदर, नैतिक मूल्यों का विकास। सामाजिक जागरूकता तथा सामाजिक परिवर्तन में क्या संबंध है, इन दोनों के रिलेशनशिप बनाने। सामाजिक परिवर्तन के किन्हीं 4 उचित उदाहरणों के साथ समझाइए। अब हम कैसे समझा सकते हैं, देखो सामाजिक परिवर्तन क्या है, सबसे पहले हमें बताना है कि समाज के ढांचे में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक जागरूकता जो समाज में होने वाले परिवर्तन है उसके बारे में अगर हम जानकारी ले रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, तो वो सामाजिक जागरूकता हो गई। फिर सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है हमारे में, कि प्रकृति जैविक कारक होते हैं इसके, जनसंख्या धार्मिक कारक होते हैं, नए आविष्कारों के कारण होती है, सामाजिक प्रसार के कारण होता है, प्रसार, सांस्कृतिक कारण, कानून, युद्ध, प्रौद्योगिकी, ये सब इफेक्ट डालते हैं। अब आपका क्वेश्चन है अथवा में कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का साधन तथा उत्पाद दोनों है, मतलब शिक्षा का पूछा है, दोनों है, 5 उचित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो अब हम कैसे बताएंगे कि उत्पाद भी है और साधन भी है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का। देखो शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा गतिशील प्रक्रिया है, समाज में होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करती है शिक्षा, क्योंकि गतिशील प्रक्रिया जो जो समाज में परिवर्तन होंगे उनको स्वीकार करेगी और अपने में ऐड करेगी। परिवर्तन, अब देखो अब कैसे ये साधन और साध्य के रूप में काम करती है। देखो परिवर्तन के लिए शिक्षा मानसिक रूप से तैयार करती है, पूर्वग्रहों को बदलना और नवीनता की प्रेरणा देना करती है, नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहन देना करती है शिक्षा, परिवर्तन के मूल्यांकन में सहायता करती है, जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, ज्ञान में वृद्धि करती है शिक्षा, और संस्कृति हस्तांतरण में सुधार करती है। तो इसलिए शिक्षा उत्पाद और साधन के रूप में इन पॉइंटों के द्वारा आप समझ सकते हो। 5वां क्वेश्चन है मानव अधिकार से आपका क्या तात्पर्य है। ये मानव अधिकार की आवश्यकता, महत्व एवं जागरूकता पर प्रकाश डालिए। देखो 4 नंबर में आपको अभिप्राय बताना है और 6 नंबर में तीनों को एक साथ लिखना है, आवश्यकता, महत्व और जागरूकता करके। तो देखो वह अधिकार जो हर मानव के लिए आवश्यक है वही मानव अधिकार होते हैं। मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिबंध से जुड़े हैं। ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित किए गए हैं। देश के न्यायालयों द्वारा इसे परिवर्तन भी कर सकते हैं हम मानव अधिकार को।
अब मानव अधिकार की आवश्यकता, जागरूकता, उपयोगिता क्या है? समाज की जैविक इकाई मानव अधिकारों से है। मानव जाति के लिए मानव अधिकारों का व्यापक और असीम महत्व है। अधिकार व्यक्ति की तर्कसंगत मांगे होती है जो व्यक्ति अपने समग्र विकास के लिए समाज के समक्ष रखता है। ये इसलिए जरूरी है। मानवीय गरिमा के पोषण के लिए आवश्यक है। मानव अधिकार आधारभूत होते हैं। 5वां लिखा है मानव अधिकार प्रारंभिक मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित है जिनमें से कुछ भौतिक रूप से मौलिक रूप से जीने के लिए है, तथा 6 है फिर तथा स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। मानव अधिकार, मानव अधिकार किसी भी मानव विशेष के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, मानवीय मूल्यों के लिए आवश्यक है। तो ये सारी आपकी आवश्यकता हुई मानव अधिकार की। तीनों में यही बना के लिखोगे। अथवा में फिर से पूछा है आपका इसमें कि जो मानव अधिकार घोषणा पत्र है 1948 पर विस्तार से चर्चा की। तो इसमें आपको सब चीज बताना है कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को स्वीकृति देकर घोषित किया गया। इस विश्वव्यापी घोषणा पत्र में प्रस्तावना के साथ 30 अनुच्छेद थे। तो 30 अनुच्छेद को मैं अभी बता दूंगा, छोटे छोटे मैं आपको, सारे नहीं 20 बता दूंगा। तो पहले मानव अधिकार की विशेषता क्या है, इसमें ये भी ऐड कर सकते हो आप साथ साथ कि सार्वभौमिक विकास के लिए अवारणीय है, सर्वव्यापक स्वभाव होता है, जागरूकता देता है हमें, विभिन्न राष्ट्रों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, प्रगति को मापने का पैमाना है। तो देखो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको 30 अनुच्छेद में से आपको 10 अनुच्छेद की व्याख्या करनी है। तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको अनुच्छेद लिख दिए हैं, तो आप अच्छे समझ सकते हो। देखो पहला अनुच्छेद है अधिकारों एवं गरिमा का सम्मान। दूसरा है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। तीसरा जीवन स्वतंत्रता तथा सुरक्षा का एक व्यक्ति के रूप में पहचानना सबको। 5वां है कि अत्याचार अमानवीय व्यवहार का अधिकार नहीं है हमारे पास, कानून के समक्ष सभी समान है। 6वां 7वां है कि कानून की उल्लंघना के विरोध के अधिकार है, हम उल्लंघन भी कर सकते हैं कोई गलत कानून है। मनमाने ढंग से बंदी ना बनाया जाएगा, ये है। फिर 9वां है आपका बात निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से कहने का अधिकार है, धर्म गलत न होने पर दंड नहीं दिया जाएगा। अन्य के परिवार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे हम। रहने और गतिमान की स्वतंत्रता है, राज्य में एक राज्य से दूसरे राज्य में हम रह सकते हैं। अन्य देश में आश्रय लेने का अधिकार है परमिशन के द्वारा। राष्ट्रीयता का अधिकार है, शादी करने परिवार बनाने का अधिकार है। अपनी संपत्ति बनाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को चिंतन चेतना धर्म विचारों के अभिव्यक्ति स्वतंत्रता शांतिपूर्ण संगठन बनाने का अधिकार है और सामाजिक संरक्षण का अधिकार है। तो ये आपके 20 अनुच्छेद लिखे हैं मैंने, तो आप 20 कर सकते हो, ज्यादा लिखने का फायदा नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन है। अब आपके 5-5 वाले 6ठा क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। महात्मा गांधी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना कीजिए, एक एक उदाहरण देकर उद्देश्यों को समझाइए। देखो महात्मा गांधी के शैक्षिक योगदान क्या है, तो इसमें लिखोगे कि महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो जीविका अर्जन योग्य बनाए, व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास करे, नैतिकता या चरित्र निर्माण पर बल दे। शिल्प व हस्तकला की बात करते हैं गांधी जी 1ली से 5वीं कक्षा को महत्वता देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि शिक्षा में कैसा होना चाहिए, प्रकृति द्वारा सीखने पर ज्यादा बल दिया जाए। शिक्षा प्राप्ति के दौरान स्वतंत्रता आवश्यक है, मतलब खुली छूट देनी चाहिए बच्चों को। शिक्षा द्वारा संस्कृति व पृष्ठभूमि का ज्ञान होना चाहिए, हमें रटने की आदत का अंत करना चाहिए। प्रत्येक स्रोतों द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, तो ये आप 5-5 पॉइंट लिख सकते हो। देखो उदाहरण भी आपको एक उदाहरण पूछा, तो जैसे शिक्षा जीविका अर्जन हुई तो बच्चा सीखने के साथ साथ व्यवसाय कौशलों के बारे में भी सीखेगा, तो ये आप उदाहरण ऐसे ऐड कर सकते हो। अथवा में पूछा है पूर्व प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में फ्रोबेल एवं मारिया मोंटेसरी के विचारों की तुलना कीजिए। मतलब दोनों का 5 नंबर में पूछा है, एक साथ विचारों की तुलना करनी है, आप अलग अलग सीख सकते हो। शैक्षिक पाठ्यक्रम मतलब इनके अनुसार कैसा होना चाहिए अगर विद्यालय में पाठ्यक्रम बनना है। तो मारिया मोंटेसरी कहते हैं कि पाठ्यक्रम बालक की नैसर्गिक योग्यताएं रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, वातावरण की प्रधानता होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करे, पाठ्यक्रम के द्वारा संपूर्ण जगत का ज्ञान प्राप्त हो तथा जीवन में संयोजन हो। फ्रेडरिक फ्रोबेल कहते हैं कि धर्म को महत्व देना चाहिए, प्रकृति विज्ञान तथा गणित को, भाषाओं को, हस्तकार्य और कलाओं को महत्व देना चाहिए। अब निम्नलिखित में से 2 पर टिप्पणी निकली है, तो ये हमेशा एक बार पक्का क्वेश्चन आता है कि एकल अभिभावक, एकल परिवार, कामकाजी माँ बाप, ये आपका हमेशा आएगा। देखो कामकाजी माँ बाप एवं बच्चों की शिक्षा उन परिवार में कैसी होगी। ऐसे माँ बाप जो दोनों घर से बाहर जाकर काम करते हैं, दोनों कामकाजी होने के कारण बच्चों के स्वावलंबी बनाने में मददगार साबित होता है। इनके बच्चे दूसरे से अलग होते हैं, ये है इसमें। तो इनकी शिक्षा कैसी होती है,
इनकी शिक्षा देख सकते हैं, बच्चों को शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं मिलती, क्योंकि दोनों काम करने चले जाते हैं, बच्चों को पे सही ध्यान नहीं दिया जाता, बच्चों का परिवेश प्रबंध नहीं होता, देखभाल उनका ठीक से नहीं होता, तो यार इनकी शिक्षा ऐसी चली जाती है। दूसरा, संयुक्त परिवार जिसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं, उनकी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। 5 विशेषता होती है अगर सहनिवास, सह रसोई, सह संपत्ति, सह परिवार, सह पूजा, नातेदारी संबंध, एज इन्हीं को जॉइंट फैमिली कहते हैं। जॉइंट फैमिली में व्यक्ति का समूह होता है जो सामान्यतः एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही चूल्हे पर उनका खाना पकता है और सब मिलजुल कर रहते हैं। अब इन पे शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों की। जॉइंट फैमिली में जो बच्चे रहते हैं, बच्चों में सांस्कृतिक गुण विद्वान होते हैं, शिक्षा अच्छे प्रकार से मिलती है, सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है यहाँ पर। अब एकल परिवार और बच्चों की शिक्षा, मतलब जो सिंगल पेरेंट्स वाले बच्चे होते हैं, एकल परिवार वो होता है जिसमें बच्चे की या तो माता होते हैं या तो पिता, कोई एक ही अभिभावक होता है। इसमें बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, वो निचले स्तर पे आ जाते हैं, क्योंकि एकल परिवार वो काम पे चले जाते हैं तो ज़्यादा जोर नहीं दे पाते बच्चों की शिक्षा पर। फिर 8वां क्वेश्चन है, हमारे आधुनिक भारतीय समाज में मूल्य शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है, चर्चा कीजिए। देखो, मूल्य किसे कहते हैं, सबसे पहले आप जानोगे कि एक प्रकार का मानक किसी वस्तु या विचार को अपनाने का है, एक प्रकार का मानक है ये मूल्य। मैंने और 3-4 डेफिनेशन डाल रखी है। मूल्य वह मानक या नैतिक व्यवहार की आचार संहिता है जो संस्कृति से निकले परंपराओं द्वारा पोषित तथा आत्मचेतना या अंतरकरण द्वारा संस्कृत होती है। मतलब एक मानक है, नैतिक व्यवहार और आचार संहिता है जो संस्कृति से निकले परंपराओं को दर्शाती है और हमें संरक्षित करती है। मानव इसको आधार बनाकर अपनी जीवन शैली का निर्माण करता है, इसे वैल्यू मूल्य को, और जीवन के आदर्श को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब मूल्य शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है वो आप लिख सकते हो इसमें, क्योंकि पूछा हुआ है, 2.5 नंबर का पूछा था ये। कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने में सहायक होता है, इसलिए महत्व है। जिज्ञासा जगाने में, भावना विकसित करने में, मूल्य और हितों को विकसित करने में, और कौशल विकास में महत्व, लक्ष्यों को प्राप्त करने में, शिक्षा के क्रियान्वयन में। फिर सामाजिक परिवर्तन शिक्षा और तकनीकी पर निर्भर है, ये आध्यात्मिक बात है, ये दोनों उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए। मतलब जो सामाजिक परिवर्तन है वो शिक्षा और तकनीकी पर भी निर्भर है या अध्यात्मवाद पर, या पूछ रहा है या दोनों पर निर्भर है। तो ये क्वेश्चन देखो आपका 18 में भी आया और ये 16 में भी आ रखा है, मैंने चेक किया। तो देखो, आप सबसे पहले बताओगे कि सामाजिक परिवर्तन वो है जो समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है, कुछ ना कुछ यहाँ पर परिवर्तन होता है। सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, मैकाइबर कहते हैं। देखो, पहले की स्थिति में बदलाव आना या परिवर्तन आ जाना ही सामाजिक परिवर्तन है। आपने पहले सामाजिक परिवर्तन बताया, अब इसका शिक्षा में, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा व तकनीकी और आध्यात्मिकवाद दोनों निर्भर करते हैं, ठीक है, कोई एक की बात नहीं सकते। देखो, सामाजिक परिवर्तन में पहले तकनीकी कैसे निर्भर है। देखो, महत्वपूर्ण कारक है, कोई भी नया आविष्कार होता है तो उसका असर सामाजिक जीवन पर जरूर पड़ता है, कि नए कोई भी आविष्कार हो रहे हैं, जैसे मशीनों का आविष्कार हुआ तो श्रम भी आएंगे, विशेषीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, जीवन का स्तर बच्चों ऊंचा पड़ेगा क्योंकि श्रम मिला, नगरों का विकास होगा, धीरे धीरे फैक्ट्रियां बनेगी, आर्थिक संकट आएगा, बेरोजगारी आएगी, दुर्घटना आएगी। सभी चीजों में तकनीकी सामाजिक परिवर्तन का मतलब, ये जितने भी हुए तो ये सामाजिक परिवर्तन हुए किस कारण, एक तकनीकी कारण, एक आविष्कार के कारण। फिर अध्यात्मवाद प्रभाव जो सामाजिक परिवर्तन में, इसे धर्म भी कह सकते हैं, कि धर्म का क्या प्रभाव पड़ता है सामाजिक परिवर्तन। देखो, धर्म भी सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक है। समाज और मनुष्य पर सदैव धर्म का शक्तिशाली नियंत्रण होता है। समाज, मनुष्य और धार्मिक आंदोलनों ने भारतीय जीवन में बहुत परिवर्तन किए। धर्मशिक्षता का प्रभाव लोगों पर पड़ा। धार्मिक संत महात्माओं ने, सदवियों ने के प्रवचनों ने भी भारतीय वासियों के विचारों को भारी परिवर्तन किया। तो ये आपका अध्यात्मवाद जो धर्म भी कैसे परिवर्तन करता है सामाजिक परिवर्तन में, मैंने दोनों बता दी। अब आपका दिल्ली बाल अधिकार DCPCR संरक्षण आयोग के कार्य का उल्लेख कीजिए। अब इसमें आप DCPCR के कार्य बताने हैं जो दिल्ली में है। इसको बोलते हैं दिल्ली कमीशन प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट, DCPCR इसका फुल फॉर्म है। बाल अधिकार संरक्षण हेतु सुझाव व उपाय देना, ये इनका पहला कार्य है। उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, उल्लंघन की जांच करना, अधिकारों के बाधित कारकों की जांच करना, अनुसंधान को बढ़ावा, समाज में जागरूकता फैलाना, फिर संबंधित कानूनों का कार्यान्वयन की जांच करना, संवैधानिक सुरक्षा की जांच। तो ये आपका पूरा पेपर खत्म होता है। फिर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि इसमें से मेरे को पता है 4 से 5 क्वेश्चन फंसेंगे, और इसका मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।